जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी हिंदी का पेपर लाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में लगभग लगभग इसके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है वो आपको ना मिले। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में आप 50 नंबर से ऊपर 100% कर लेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है, यहाँ पर जो आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर आपको 90+ एमसीक्यू देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एमसीक्यू 20 में 20 फोड़कर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एमसीक्यू उस वीडियो से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो बच गए थे, यहाँ पर मैंने जो वहाँ पर एमसीक्यू है वहीं पर मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लिखे हैं 20 पर मैंने वहाँ पर 90+ एमसीक्यू करवाए हैं। आप उन्हें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आज हिंदी का पेपर यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे कि हमारे कौन से एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। इसको मैंने जूम कर दिया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर है मथुरा नाथ शुक्ल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जो कि हर बार परीक्षा में पूछी जा रही है। तो आप लोग इस रचना को अच्छे तरीके से माइंड में याद रखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा इसका आंसर क्या है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, अमृत राय। क्या होगा, अमृत राय। कुछ बच्चे कर देते हैं मुंशी प्रेमचंद, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या टिक लगाना होगा, अमृत राय। क्या टिक लगाना है, अमृत राय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है, मतलब कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद। किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। ये मैंने सारे क्वेश्चन जहाँ पे आप वीडियो में जाएंगे अंदर 90+ एमसीक्यू लिखा होगा, आप बस उतने एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आप 20 में 20 एमसीक्यू फोड़ कर आएंगे। इस बात की 100% गारंटी है। ये जैसा कि यहाँ पर क्या कह रहा है, उसमें ये जो रचना है वो मैंने करा रखी है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि कलकत्ता से पिकिंग तक किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यात्रा वृत्तांत। क्या होगा, यात्रा वृत्तांत हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कि आकाशदीप किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहानी। आकाशदीप क्या है, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक प्रकार की कहानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है भूषण किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीति काल के भूषण जी कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है भक्ति काल की रचना, भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भक्ति काल की कौन सी रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विनय पत्रिका। क्या होगा, विनय पत्रिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद हमारे प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये छायावादी युग के कवि हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सूर सागर। क्या होगा, सूर सागर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर हमारा कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आप लोगों को जीवन पर से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, कौसानी अल्मोड़ा। क्या होगा, कौसानी अल्मोड़ा में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ब्रज में बिरही लोग दुखारे। यहाँ दुख की बात हो रही है, इसलिए हमारा ये रस शोक रस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जीती जाती हुई इन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, यह ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। उपरोक्त पंक्तियों में छंद बताना है, कौन सा छंद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रोला छंद है। यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी, आपके कोर्स में 2 ही छंद है, उन्हीं 2 छंद से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रोला। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, क्या हो जाएगा, परिंदा। क्या हो जाएगा, परिंदा जो है उपसर्ग नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तम का विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि चतुर्भुज में कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भुजाओं का समाहार। मतलब कि इसका आपको समास विग्रह दिखाना था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं का समाहार। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएंगे आप लोग, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ब्याह। जो ब्याह हमारा वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विधेय। क्या होगा, विधेय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य में भाववाच्य में परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घायल हंस से उड़ा ना गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है यह उपहार उसे ही देना रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारे परीक्षा में यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको गद्यांश से 2 अथवा में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको यहाँ पर करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको गद्यांश दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तभी यहाँ पर आप तीनों प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर हमारे इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारे जो इसके लेखक हैं वो हमारे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको बताना होगा उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में गहराई में लिख देना है, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहे। तो यहाँ पर आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता हो जाएगा कि साफ साफ कहीं ना कहीं लिखा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट होने से बचाया जाए। तो यहाँ पर हमें लेखक ने यही संदेश दिया है। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पता करेंगे कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये यही पाठ से लिया गया है। और इसके हमारे लेखक कौन है, इसके हमारे लेखक हैं यहाँ पर इसके हमारे लेखक होंगे श्याम, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो यहाँ पर इसके हमारे लेखक कौन होंगे, तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है इसके इसके हमारे लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चांद पर आदमी, चांद यहाँ पर ना पानी में चंदा, चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ रेखा दिख रही है उसी को आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है कि चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी है, इसको जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर साफ साफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पूरा कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं ढीलेंगे बोर्ड परीक्षा में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो कि हमारा पद्यांश से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बात देखनी होगी कि हमारा किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है धनुष भंग से। किस पाठ से लिया गया है, धनुष भंग से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, धनुष भंग से लिया गया है। उसके बाद लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण, आप जब पूरा पद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसको पूरा पद्यांश को रीड करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर क्यों रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ का राम द्वारा धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण को क्या आशंका थी, उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या किया। इसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है, बस वही आपकी व्याख्या हो जाएगी। आप हिंदी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आएंगे। तो वहाँ पर इतना कोई नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं ढीलना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में अगर आपको आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया हल्दी घाटी। किस पाठ से लिया गया है, हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके हमारे लेखक कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन निपट गए। तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ये मैंने शेयर उठा दिया है ताकि आपके लिए शायद ऐसा पेपर आ जाए। तो यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन मिलेगा, संदर्भ इसका लिखिए। तीसरा मिलेगा रेखांकित इसकी व्याख्या की। चौथा आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के रौद्र रूप को किसके माध्यम से दर्शाया गया है। इसका प्रश्न आपको पद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद गा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में इसकी आपको व्याख्या कर देनी है, तो आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो आपको कोई भी व्याख्या छोड़नी नहीं है, कोई संदर्भ आपको छोड़ना नहीं है, सारा कुछ आपको लिखना होगा। आप ये बात को ध्यान रखिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 65 प्लस नंबर 100% लाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो गया है। इसके बाद हमारा आता है संस्कृत खंड से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वही क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी पाठों के नाम और लेखक याद कर लें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया है वीरा वीरेण पूज्यते। किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है वीरा वीरेण पूज्यते। किस पाठ से लिया गया है,
वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको हेडिंग डाल देनी हो हिंदी में अनुवाद। क्या हेडिंग डाल देनी है? हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल देनी। फिर आपको इसका पूरा हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद अथवा में आपको ये दिया गया है। अथवा में तो यहाँ पर आपको कोई एक करना होगा। तो अगर आपको ये आता तो ऊपर वाला तो ये करेंगे, नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या कि पता करना किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बस आपको इतना ही लिखना होगा। फिर आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद। फिर आपको पूरा इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कोई 2 श्लोक यहाँ पर दिए, कोई आपको एक करना है। तो यहाँ पर आपको कोई एक श्लोक की हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक हिंदी में अनुवाद करेंगे जो आपको ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद भी कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आप जिस भी जिले से हो आप अपने जिले वाइज खंडकाव्य तैयार करेंगे। जिले वाइज आप अपना खंडकाव्य तैयार करेंगे। इसके बाद आप लोग जिस जिले से होंगे आप अपने जिले वाइज अपना खंडकाव्य तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा यहाँ से गद्यांश के और पद्यांश के आपको क्या लिखने हैं? जीवन परिचय लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक जीवन परिचय यहाँ पे लिखा किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपको लेखक सभी जहाँ पर कोई भी लेखक आप कोई 3 लेखकों का शुरुआत के 3 आप पाठ के लेखकों का जीवन परिचय याद करें। शुरुआत के 3 और सभी लेखकों की आप 5-5 रचनाएं याद कर लेंगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत के 3 पार्टों के आप रचनाएं, हर लेखक की 5-5 रचनाएं और शुरुआत के 3 लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 100% करके आएंगे जीवन परिचय। इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पर देखो शुरुआत के 3 में से फंस जाएगा। शुरुआत के जो 2 पार्ट यहाँ पे हमारे फंस चुके हैं। तो यहाँ पर जिसको आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप अपनी 5-5 जो रचनाएं आपने याद की वो भी आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खा पार्ट के आप कह रहा है कि पद्यांश से आपको कोई एक लेखक कवि का जीवन परिचय लिखना हो। तो आपको जिस पर अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। मैंने फिर से बात कहूँगा कि आप काव्य खंड के भी आपको शुरुआत के 3 लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, 100% उसका फंस जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। तो आप 2 कोई श्लोक याद कर लीजिए। शायद बात एक श्लोक आपको इसी पेपर में आ जाए तो वो आप नहीं लिख सकते हैं, आप अपना दूसरा वाला श्लोक लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है विषय पर पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा होगा यहाँ पर कह रहा है आप B22 कुंज निवास कानपुर के रहने वाले अच्छे सिंह हैं। अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे आसान लगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपसे लिख देंगे चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्य। तो आप क्या लिखेंगे? किम जे लिखेंगे, आजाद क्या लिखेंगे? आजाद। यहाँ पे लिखेंगे दानेन का वर्धते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप स्वभाव वगैरह कोई लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति मूल। तो आप किसी एक प्रश्न का यहाँ पर 2 प्रश्न को आपको उत्तर लिखने होंगे जो आपको मैंने सारे प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में करवा रखे हैं। आप वहां से भी इसको क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर जीवन परिचय नहीं, यहाँ पर निबंध है। यहाँ पर आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि निबंध। तो यहाँ पर आपको निबंध किसी एक ही टॉपिक पर विथ हेडिंग डालकर लिखना होगा। विदाउट हेडिंग आप निबंध नहीं लिखेंगे, आप हेडिंग डालकर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स
100% मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर जीवन परिचय लिखना चाहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कौन से टॉपिक पर जीवन परिचय लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप बाकायदा रूपरेखा सारा कुछ डालकर हेडिंग डालकर ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% की गारंटी। तो ये था आज का हमारा हिंदी का सैंपल पेपर जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितने भी सैंपल पेपर डाल रखे हैं उन सभी को आप पढ़िए, तो यहाँ पर आपके स्कोर में 100% की वृद्धि होगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।